मोबाबाट का एक बहुत ही सॉलिड इंटरव्यू क्रिकबज़ पे अभी आया है। 2 पार्ट का वो इंटरव्यू है। मैं रिकमेंड करूँगा सभी आरसीबी फैन्स को कि वो देखें, और अगर आपको नहीं देखना है तो हमने डिटेल में स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित पे 2 एकदम डिटेल लाइव करे हैं, तो उनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपको ए टू ज़ेड सब कुछ उस इंटरव्यू के बारे में जानना है, और मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप आरसीबी फ़ैन हैं और आरसीबी का भला चाहते हैं, तो ज़रूर वो देखें, क्योंकि आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें पता चलेगी उसमें जो आप जानना चाहते होंगे। लेकिन इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं आरसीबी की ऑक्शन स्ट्रेटेजी पे। क्या उन्होंने हिंट दिए हैं कि किन प्लेयर्स को टारगेट कर रहे थे? तो होपफुली अगर मौका मिलता है इस ऑक्शन में, तो क्या पता वापस से उन प्लेयर्स को आरसीबी टारगेट करना चाहे। और कुछ प्लेयर्स का फॉर्म भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो हो सकता है आरसीबी उनको टारगेट करेगा। और रिटेन प्लेयर की जहाँ तक बात करें, तो मोबाबाट ने उस इंटरव्यू में ज़्यादा तो हिंट नहीं दिए, लेकिन ये ज़रूर कहा है कि उनकी जो कोर है वो काफ़ी अच्छी है, खासतौर से इंडियन प्लेयर्स की, तो उसको वो ज़्यादा छेड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। और हम जानते हैं जिस तरीके से इंग्लैंड प्लेयर्स पे उनको इतना फोकस है, जैसे उन्होंने ये भी कहा कि अगर हेजलवुड हमें नहीं मिलते ऑक्शन के अंदर, तो हम जोफ्रा आर्चर के साथ जाते, क्योंकि इंग्लैंड के साथ जो भी उनका एक्सपीरियंस रहा है जोफ्रा आर्चर के साथ में वो काफ़ी अच्छा है। तो जोफ्रा आर्चर उनके सेकंड पिक थे इन केस हेजलवुड हमारे हाथ नहीं आते। हेजलवुड की जो कॉम्पिटिटिवनेस है, जो चैंपियन मेंटेलिटी है, उसका भी उन्होंने जिक्र किया है कि जब हम हाफ टाइम में गए थे फाइनल के अंदर और 190 हमको डिफेंड करना था, तो जॉश जॉश हेजलवुड सबसे ज़्यादा उनको कॉन्फिडेंट प्लेयर लगा कि भाई ये बंदे ने बोला कि ये हम जीत रहे हैं फाइनल, और इससे पूरी टीम का उत्साह जो है वो बढ़ गया। तो इस तरीके के प्लेयर्स जो है वो अपनी टीम में चाहते हैं मोबोबाट। तो 2000 जो 25 की मेगा ऑक्शन थी, उसमें कौन कौन से प्लेयर्स को आरसीबी टारगेट कर रहा था, किनको लेने में सही रहा, किसको नहीं लिया, और क्यों कुछ प्लेयर्स को आरसीबी ने जाने दिया, वो उस पर डिस्कस करें। तो सबसे पहले जो नाम आया था यूजी चहल का आया था। तो मोबोवाट ने कहा कि 12-13 करोड़ हमने यूजी चहल के लिए रखे थे ऑक्शन के अंदर, और जब हम यूजी चहल को नहीं ले पाए, तो वो 12-13 करोड़ के आसपास का जो पर्स था वो फिर हमारा फ्री हो गया, जिसकी वजह से वेंकटेश अय्यर के लिए हम 23 करोड़ 24 करोड़ तक गए। तो वेंकटेश अय्यर से पहले ही बात कर चुकी थी आरसीबी, और पहले ही बात कर चुकी थी इसमें मोबोबाट, एंडी फ्लावर और रजत पाटीदार शामिल है, जिन्होंने ऑक्शन से पहले ही वेंकटेश अय्यर से कम्युनिकेट किया था कि अगर ऑक्शन में हमारे पास चांस लगेगा तो हम आपको लेने की कोशिश करेंगे। जो दो दो अभी तक नाम हमने डिस्कस किए, यूजी चहल और वेंकटेश अय्यर, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि अपनी फ्रेंचाइज से रिलीज हो जाएं। तो क्या पता आरसीबी इनको फिर से टारगेट करी। यूजी चहल का काफ़ी अंडरवेलमिंग सीजन रहा था 18 करोड़ में पंजाब जाने के बाद, और जो मेन मैचेस थे वो इंजरी के चलते खेल भी नहीं पाए थे। वहीं दूसरी तरफ वेंकटेश अय्यर का खराब तो परफॉर्मेंस था, और साथ ही में आप देखें उसके बाद भी अभी तक उनका फॉर्म वापस आया नहीं है। एमपी लीग में वो खेले थे, वहाँ पे कुछ बहुत अच्छा उनका रहा नहीं था। तो हो सकता है कि कोलकाता बोले कि 24 करोड़ में हमने लिया था इनको, लेकिन अब ऐसा वर्थ लग नहीं रहा है, या फिर कॉन्फिडेंस कोलकाता भी बरकरार रखे है उन पे, और फ्यूचर कैप्टन की तरह अगर देख रहे हो तो उनको रिटेन वो कर लेंगे। इसके बाद में वो आए कि फिल सॉल्ट। तो फिल सॉल्ट पे उन्होंने बात करी कि जैसे ही हमने अय्यर पे मिस किया, तो टॉप ऑर्डर उनको एक बैट्समैन चाहिए ही था। और फिल सॉल्ट हमेशा उन्होंने जिक्र किया था, वो जो चार एक पार्ट की डॉक्यूमेंट्री आई थी कि फिल सॉल्ट कितना इंपॉर्टेंट है आरसीबी का अगर ये सिस्टम वर्क कराना है तो फिल सॉल्ट पे पूरा फोकस उन पे चला गया। फिर उन्होंने कहा किसी भी हालत में हमको फिल सॉल्ट लेना ही पड़ेगा। तो अय्यर को जब नहीं खरीद पाए तो काफ़ी अच्छा खासा पर्स आरसीबी के साथ पास बचा था। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में हमको फिल सॉल्ट को लेना, और जब एक बार फिल सॉल्ट आ गए, तो इसलिए फिर जो आरसीबी फैंस के दिमाग में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि क्यों आपने फाफ डू प्लेसी और विल जैक्स को नहीं लिया। हालांकि मेरे हिसाब से ठीक है, आपने फाफ डू प्लेसी को तब नहीं लिया तो बनता भी है कि आपके पास एक ओवरसीज अच्छा राइट हैंडेड पावरफुल ओपनर आ गया है जो फाफ डू प्लेसी आपको देते। लेकिन उन्होंने कहा कि विल जैक्स और फाफ डू प्लेसी दोनों को ही हमने नहीं लिया क्योंकि फिल सॉल्ट हमारे पास आ गए थे, तो इन प्लेयर्स को लेने का फायदा नहीं था। लेकिन मेरे को लगता है कि विल जैक्स थोड़े से अलग मोल्ड के प्लेयर हैं अगर आप फिल सॉल्ट से कंपेयर करेंगे विल जैक्स को, क्योंकि विल जैक्स जो है वो थोड़ी आपको बॉलिंग भी दे देते हैं, थोड़ा वो मिडिल ऑर्डर में भी खेलने की क्षमता रखते हैं। हालांकि जो मोबाट ने उस समय सही समझा वो सही निकला भी, और आरसीबी टाइटल जीती, और तब से अभी तक विल जैक्स का फॉर्म देखेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो होपफुली क्या पता विल जैक्स भी अच्छे फॉर्म में आ जाए, और मुंबई में तो हम उनको ऑल द बेस्ट ही विश करेंगे। देवदत्त पडिक्कल पे उन्होंने कहा कि हमको लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन चाहिए था। देवदत्त पडिक्कल को हमने ऑक्शन में बहुत आगे जाके टारगेट किया, क्योंकि हमारे जो कुछ टारगेट थे हमको नहीं मिल पाए थे, और विराट कोहली काफ़ी ज़्यादा हाईली रिकमेंड करते हैं देवदत्त पडिक्कल को। उनका जो भी एक्सपीरियंस रहा है विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल का आपस में, तो वो उसकी वजह से विराट कोहली कहते हैं कि ये बंदे को आप लीजिए। तो इसलिए विराट कोहली के कहने पे देवदत्त पडिक्कल पे आरसीबी गई, और उनको बेस प्राइस पे ऑक्शन में बाद में ले लिया, क्योंकि पहला जो राउंड हुआ था उसमें वो अनसोल्ड गए थे। इसके बाद में राइट लेफ्ट बैलेंस के बारे में उन्होंने कहा, क्योंकि हमने अक्सर इस पूरे सीजन के दौरान जब भी वीडियोस करी लाइव्स करी, तो आप में से लोग कहते थे कि हमारे पास लेफ्टी ऑप्शंस की कमी है। देवदत्त पडिक्कल इकलौते ऐसे प्लेयर थे हमारे बैटिंग लाइनअप में। तो उन्होंने उस पर कहा
कि ठीक है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है स्ट्रेटेजी बनाने के हिसाब से, खासतौर से T20 में जहाँ पे ग्राउंड की एक साइड छोटी होती है, एक साइड बड़ी होती है और वहाँ पे आपको हर बॉलर को टारगेट करना ही है। तो उस केस में राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन जो है आपके लिए काफ़ी अच्छा काम कर सकता है, लेकिन ये मैंडेटरी वो नहीं मानते। वो कहते हैं अगर मेरे पास 6 से 7 अच्छे राइट हैंडेड ऑप्शन है तो सिर्फ मैं इसलिए एक लेफ्ट हैंडर को नहीं खिला दूंगा कि भाई ये देखने में अच्छा लगेगा, या ऑप्शन का पार्ट मैं अगर मैं लेफ्टी पे ज़्यादा फोकस करूँ तो उस पर मैं ज़्यादा ओवर स्पेंड नहीं कर दूँ। तो इस तरीके से इस टीम की सोच है। तो अगर मैं समराइज़ करूँ तो इसमें ये था कि यूजी चहल पे गए, नहीं मिला, तो उन्होंने कहा जो इसका पर्स बचा है और जो हमने वेंकटेश अय्यर के लिए रखा है वो दोनों मिला के ही अय्यर को हम ले लेते हैं। वो उन्होंने उस पर भी एक्सीड कर दिया, तब भी वेंकटेश अय्यर नहीं मिले। तो उनको नहीं मिलने के बाद ये गए फिल सॉल्ट पे, फिल सॉल्ट इनको मिल गए, जिसके बाद में विल जैक्स और फाफ डू प्लेसी, इन दोनों को आरसीबी ने टारगेट नहीं किया। और जब आपने वो हैंडशेक भी देखा था जब विल जैक्स पे आरटीएम नहीं उठाया था आरसीबी ने, और फाफ डू प्लेसी भी कोई बहुत महंगे नहीं गए थे ऑक्शन के अंदर, तो आरसीबी चाहता तो उनको भी आरटीएम कर सकता था। तो इन दोनों को इसलिए नहीं किया क्योंकि फिल सॉल्ट ऑलरेडी आपके पास आ गए थे। उसके बाद देवदत्त पडिक्कल पे उन्होंने बात करी कि एक हमें लेफ्टी इंडियन ऑप्शन चाहिए था, और विराट कोहली ने रिकमेंड किया देवदत्त पडिक्कल को, तो हमने ऑप्शन में बाद में ले लिया। और उन्होंने एक और चीज़ बताई कि हेजलवुड हमारे प्राइमरी टारगेट थे क्योंकि उनकी चैंपियन मेंटेलिटी, क्लैरिटी जो थॉट में उसकी वजह से, और जो उनका पास्ट में फ्रेंचाइज के साथ एक्सपीरियंस भी रहा उसके चलते। लेकिन अगर वो नहीं मिलते तो जोफ्रा आर्चर की तरफ आरसीबी देखता, और जोफ्रा आर्चर भी अच्छे खासे दाम में राजस्थान रॉयल्स में गए थे, और जोफ्रा आर्चर का जो एक्सपीरियंस है मोबोबाट के साथ इंग्लैंड के अंदर, तो वो काफ़ी हेल्प करता। तो ये समरी थी। और बाकी रिटेन प्लेयर में आप मान के चलिए, देखिए मोबोबाट ने क्लियरली तो नहीं बोला, लेकिन उनको अगर हम बिटवीन द लाइन्स रीड करें तो ये आप मान के चलिए कि मोबोबाट, एंडी फ्लावर, ये सभी लोग जो हैं ज़्यादा प्लेयर रिलीज़ करने के लिए नहीं देख रहे। हो सकता है जो इधर उधर आपके इंडियन प्लेयर्स जैसे मोहित राठी हो गए, अभिनंदन हो गए, ये अगर खुद से बोले कि हम चाहते हैं और कहीं और अपनी अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करें क्योंकि आरसीबी के मेन 11 में उनको जगह नहीं मिलेगी, वो उनको आज से ही पता है, तो हो सकता है कि आरसीबी उनको रिलीज़ कर दे। बाकी आप स्ट्रेटेजिकली देखें तो कैमरन ग्रीन के बारे में उन्होंने कहा है, अगर हम रिटेन प्लेयर्स की बात करें तो कैमरन ग्रीन के बारे में उन्होंने काफ़ी एक अच्छी चीज़ बोली थी कि अगर कैमरन ग्रीन फिट होते तो 110% वो कैमरन ग्रीन को रिटेन करते। लेकिन ये जब आ गया था पहले कि ये वाला सीज़न कैमरन ग्रीन नहीं खेल पाएंगे इंजरी के चलते, तो उनको रिटेन नहीं किया। इसके बाद में उन्होंने जो बात करी है वो उन्होंने करिए मैक्सवेल के ऊपर। उन्होंने कहा कि मैक्सवेल का जो पिछला सीज़न गया था आरसीबी के साथ, जो लास्ट सीज़न उनका था, वो कुछ बहुत अच्छा नहीं था, और जो हम आगे जिस तरीके से प्लान कर रहे थे वो देखते हुए मैक्सवेल हमारे प्लान में फिट नहीं थे, और इसके लिए मैक्सवेल को स्पेशल कॉल किया था एंडी फ्लावर और मोबोबाट ने, ये बताने के लिए कि हम आपको आगे नहीं देख रहे हैं, तो इसलिए हम आपको रिलीज़ करें। और मैक्सवेल ने काफ़ी अच्छी तरीके से इसको लिया, और मैक्सवेल इसलिए आज भी आरसीबी से इतना लगाव करते हैं, और उस कॉल के बारे में मैक्सवेल ने अलग अलग इंटरव्यूज़ में बात करी भी है। तो इससे पता चलता है कि प्लेयर्स और मैनेजमेंट के बीच में कितनी रिस्पेक्ट वाली बात है, भले ही मैक्सवेल को रिलीज़ कर दिया हो। फिर एक सबसे मुश्किल डिसीजन जिस पे बात करी है मोबोबाट ने, वो करी है मोहम्मद सिराज पे, क्योंकि सभी आरसीबी फैंस का ये मानना था भाई मोहम्मद सिराज ठीक है कभी 19-20 कर देता है परफॉर्मेंस, लेकिन हमेशा दिल से खेलता है। आपको जब भी वो खेलता नजर आएगा 100% अपना हार्ट सोल वो दे देता है टीम को। तो मोहम्मद सिराज के रिलीज़ के पीछे ये कारण बताया, और सबसे पहले उन्होंने एक्नॉलेज किया कि सबसे हार्डेस्ट डिसीजन जो हमारे लिए पूरी रिटेन रिलीज़ प्रोसेस का था वो यही था कि मोहम्मद सिराज को हमको रिलीज़ करना था। और ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि हमको एक प्लेयर जो किसी भी हालत में चाहिए था वो था भुवनेश्वर कुमार। अगर आपको ऑक्शन याद भी होगा तो आरसीबी ने पूरे बिडिंग के दौरान एक भी बिड नहीं मारी, लेकिन जब 10.5 करोड़ पे बिडिंग थी तो 10.75 की बिड जो है आरसीबी ने मारी, और उसके बाद किसी टीम ने बिड नहीं मारी और सीधा भुवनेश्वर आ गया आरसीबी में। तो उन्होंने देखा कि भुवनेश्वर हमको चाहिए ही चाहिए, लेकिन क्या किसी कैलकुलेशन में भुवनेश्वर और सिराज दोनों को हम अपनी टीम में रख सकते हैं? तो उसका जवाब हर कंडीशन में नो ही मिला उनको। यानी कि कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं बन रहा था जहाँ पे आप अपने सारे प्राइमरी टारगेट भी ले लें, भुवनेश्वर भी आप ले लें जो आपका प्राइमरी टारगेट था, और फिर सिराज भी आपकी टीम में रहे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था कि क्यों मोहम्मद सिराज को आरसीबी ने रिटेन नहीं किया। और काफ़ी ज़्यादा डिटेल में उन्होंने इस इंटरव्यू में बात करी है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप ये सब लोग जो है क्रिक बस पे 2 पार्ट में इंटरव्यू आया है। तो ये जो मैंने आज चीज़ बताई ये पहले पार्ट में थी, दूसरे पार्ट में उन्होंने इस पूरे सीज़न के बारे में बताया, जो बीच में ब्रेक हुआ था, कौन से इंपॉर्टेंट उनको इनिंग्स लगी, और आरसीबी का आगे क्या आगे जाते हुए फीचर हो सकता है। और आपको याद होगा कि आरसीबी ने अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी डाला था मोबोबाट का आईपीएल टाइटल जीतने के बाद। उसमें मोबोबाट ने कहा था कि जो आरसीबी की ये टीम है, हम चाहते पिछले साल ही जीतती, क्योंकि मेरा और एंडी फ्लावर का वो पहला सीज़न था, तो हम एक सीज़न बाद जीते, थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ लेकिन खुश हूँ। और उन्होंने इस इंटरव्यू में भी उस बात को कहा है कि जो हम पहला सीज़न जीते ठीक है अच्छी बात है, लेकिन अब
हमें ऐसा नहीं करना है कि 17 साल बाद हम दूसरा जीते। अब यहाँ पे हमको जीत की झड़ी लगा देनी है। उन्होंने कहा है कि एज़ सून एज़ 2026 भी आरसीबी टारगेट करेगा कि वो जीते। तो आपको टीम में थोड़ी कंसिस्टेंसी नज़र आएगी, प्लेयर्स पे थोड़ा भरोसा जो इस टीम मैनेजमेंट ने अभी तक दिखाया वो नज़र आएगा, और आगे जाते हुए आप और भी बड़ी चीज़ों की उम्मीद कर सकते हैं आरसीबी से। ये इंटरव्यू देख के हमें एज अ नॉर्मल फ़ैन तो लग रहा है। अब आगे देखिए क्या होता है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगले लाइव में किसी और टॉपिक के साथ, और इस पूरे टॉपिक को लेके आपकी जो भी ओपिनियन है वो कमेंट में डाल सकते हैं, उसमें हम इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।